आज हम स्टूडेंट लेटिस एनर्जी चालक ऊर्जा के बारे में आपके साथ में डिस्कस करेंगे और बॉर्न हेबर साइकिल। चालक ऊर्जा और बॉर्न हेबर चक्र के बारे में आप क्या समझते हैं? चालक ऊर्जा किसे कहते हैं? चालक ऊर्जा ये वह ऊर्जा स्थिति है जिसमें क्रिस्टल में आयनों की पैकिंग होती है। तो प्रत्येक आयन के जुड़ने पर कुछ मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। ध्यान रखिएगा, जब प्रत्येक आयन जुड़ते हैं तो उसमें ऊर्जा मुक्त होती है। और ये जैसे सोडियम आयन है गैसियस फॉर्म में, क्लोराइड आयन है गैसियस फॉर्म में, इनके जुड़ने से ऊर्जा मुक्त हुई है। ये ऊर्जा जो मुक्त हुई है ये चालक ऊर्जा कहलाती है। जैसे जैसे एक आयनिक क्रिस्टल तीन विमाओं में दैट इज 3 डायमेंशन में उपस्थित रहते हैं, प्रत्येक पद ऊर्जा मुक्त होती जाती है और इस प्रकार आयनिक क्रिस्टल के बनने पर बहुत अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। इस प्रकार पृथक पृथक आयनों का मुक्त होकर एक मोल बनाया आपका आयनिक क्रिस्टल बनने से मुक्त हुई ऊर्जा को हम चालक ऊर्जा कहते हैं। और इसको हम इस तरह से दर्शा भी सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो चालक ऊर्जा है, जो चालक आपका बना वो क्रिस्टल बना, ये क्रिस्टल फिर से टूटकर सोडियम और क्लोराइड आयन के अंदर परिवर्तन होता है। तो इसमें परिवर्तन वापस से गैसियस आयन में बन गया, तो इसके लिए एनर्जी हमारी जरूरत होती है, रिक्वायर्ड होती है, उसे हम पॉजिटिव में दर्शाते हैं। तो गैसियस आयन में जो 1 मोल आयन क्रिस्टल आप प्रीवियस स्लाइड देखते हैं, तो गैसियस आयन है बोथ में 1 मोल आयनिक क्रिस्टल के निर्माण में मुक्त हुई ऊर्जा चालक ऊर्जा कहलाती है। अथवा 1 मोल ठोस आयनिक क्रिस्टल को पृथक पृथक करके, जैसे कि हमने यहाँ पे दिया है कि 1 मोल आयनिक क्रिस्टल को हम पृथक पृथक करके आयनों में विभाजित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को हम चालक ऊर्जा कहते हैं। इसके बाद में हम पढ़ना चाहेंगे कि कौन कौन से सिद्धांत हैं जिस पर ये प्रभाव रहता है। चालक ऊर्जा ज्ञात करने की 2 विधियां हैं। पहला तो है आपका सिद्धांतिक विधि, जिसे हम थ्योरेटिकल मेथड इंग्लिश में कहते हैं। दूसरा है प्रायोगिक विधि, जिसे हम एक्सपेरिमेंटल मेथड कहते हैं। सिद्धांतिक विधि क्या बताती है? ये बॉर्न समीकरण द्वारा निकाला गया है। सिद्धांतिक विधि तो बॉर्न समीकरण के द्वारा की सहायता से क्रिस्टल यौगिक की चालक ऊर्जा का परिकलन किया जाता है। ये बॉर्न थ्योरी है आपकी इक्वेशन। दूसरा, हम एक्सपेरिमेंटल मेथड के द्वारा भी इसको ज्ञात कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल मेथड के अंदर हम लोग चालक ऊर्जा को ज्ञात करने के लिए प्रत्येक प्रायोगिक विधियां नहीं होती हैं, क्योंकि प्रयोग द्वारा जो हम निकालते हैं बॉर्न हेबर चक्र की सहायता से चालक ऊर्जा को हम परिकलित किया जाता है। इसे हम विस्तार से समझेंगे। पहले बॉर्न को, थ्योरेटिकल और मेथड को बॉर्न-लैंडे इक्वेशन के द्वारा। बॉर्न इक्वेशन और इट्स एप्लीकेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है गर्ल्स? एक आयन युग्म बनाने के लिए 2 विपरीत आवेशित आयन परस्पर एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं और स्थायी अवस्था में दोनों बल एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं। इस अध्ययन से हम ये पता चला सकते हैं कि आयन युग्म की स्थितिज ऊर्जा दैट इज पोटेंशियल एनर्जी दर्शाने वाली समीकरण बॉर्न समीकरण कहलाती है। यहाँ Z और Z पॉजिटिव और Z नेगेटिव आवेश की मात्रा है, E इलेक्ट्रॉन का आवेश है, D हमारा जिसे हम 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R भी कह सकते हैं, ये 2 नाभिकों के बीच की दूरी है। B जो है आपका, जिसे हमने यहाँ पर दर्शाया है रिपल्शन कोफिशिएंट के द्वारा, और N हमारा जो है यहाँ पर वो है बॉन्ड बॉन्ड एक्सपोनेंट, जिसका मान आयन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ बढ़ता है। कुछ विन्यास के लिए N का मान अलग अलग, जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए किसी भी मॉलिक्यूल में, जैसे हीलियम है, हीलियम का आयनिक विन्यास हमें सबको पता है, तो N का मान यहाँ पर 5 होगा।
इस उदाहरण से हम हीलियम विन्यास के साथ में कंसिडर करें तो लिथियम पॉजिटिव और बेरिलियम 2+ ले सकते हैं। किसी आयन युग्म के लिए n का मान दोनों आयनों के n के मान के औसत के बराबर माना जाता है। जैसे हम ले लें लिथियम आयन n का मान कितना है, अभी भी मैंने आपको बताया था 5 है, तो क्लोराइड आयन में n का मान कितना होगा, 9 है। और जब ये लिथियम क्लोराइड क्रिस्टल बनता है तो उसमें n का मान क्या होगा, हम क्या करेंगे, औसत निकालते हैं तो 5 और 9 को डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो 7 आएगा। इसे यहाँ पर जो n है वो एवोगैड्रो नंबर है जिसकी वैल्यू होती है 6.023 × 10⁻23 पर मोल। ये सभी आप जानते हैं। A क्या है, आपका मेडलन कांस्टेंट है। Z पॉजिटिव Z नेगेटिव आयन क्या है, ये आवेश है कैटायन धनायन का और ऋणायन का। E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है। R क्या है, डिस्टेंस बिटवीन धनायन और ऋणायन के बीच की आपस की दूरी। और N बॉन्ड एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है। तो अलग अलग क्रिस्टल के लिए जैसे NaCl है, जिंक ब्लेड है, विजाइट है, ब्यूटाइल है, इन सब क्रिस्टल्स की अलग अलग वैल्यूज है। सीजियम क्लोराइड है ना, तो मेडलन कांस्टेंट की वैल्यू सभी के लिए अलग होती है। तो बॉन्ड लैंडे इक्वेशन से हमें क्या ज्ञात होता है कि लैटिस एनर्जी हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज। दोनों आवेश जो धनायन और ऋणायन है आपका, जेड पॉजिटिव और जेड नेगेटिव, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है दूरी, दोनों के बीच की दूरी के बीच में, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कहते हैं हम इसको। और लैटिस एनर्जी डिपेंड करती है क्रिस्टल की संरचना के ऊपर कि किस तरह की संरचना है, टाइप ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा है। अब हम लोग इसके अंदर एक्सपेरिमेंटल मेथड को समझेंगे। एक्सपेरिमेंटल मेथड में हम बॉर्न हेबर साइकिल के द्वारा निकालते हैं। तो बॉर्न हेबर साइकिल के द्वारा इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे तो क्या फैक्टर्स हैं, कैसे हम इसे निकालेंगे, ये देखेंगे। जैसा कि हमने ऊपर देखा कि जालक ऊर्जा जो होती है आपकी, उसका मान आयनिक यौगिक के अध्ययन के में बहुत ही महत्वपूर्ण मान होता है, जिसे ज्ञात करना अत्यंत आवश्यक है। नाउ बॉर्न हेबर चक्र किसी आयनिक यौगिक के बनने की ऊर्जा, ध्यान रखना आयनिक यौगिक के बनने की ऊर्जा, ये जो आयनिक यौगिक बन रहा है इसकी बनने की ऊर्जा, तत्वों के आयन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता, वाष्पन और वियोजन ऊर्जा एवं जालक ऊर्जा में संबंध बतलाने वाला एक थर्मोडायनेमिक साइकिल है जिसे हम कहते हैं ऊष्मागतिक चक्र है। अब जरा हम इसको एक एक को विस्तार से समझते हैं कि किसी अभिकर्मक के उत्पाद बनने में ऊर्जा परिवर्तन सदैव समान रहता है, चाहे वो आपका किसी भी पद में हो। जैसे हम पहले डायरेक्ट कॉम्बिनेशन करते हैं NaCl क्रिस्टल बनने की, तो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन में तो आपको पता है कि सोडियम और हाफ क्लोरीन दोनों एटम कंबाइन करके NaCl बनाते हैं। तो डायरेक्ट ऊर्जा जो हम बात करेंगे उसके अंदर फॉर्मेशन बनने की जो ऊर्जा है वो रिलीज होती है, क्योंकि इसमें ऊर्जा निकलती है, आपको हम पहले ही बता चुके हैं। तो ये कितना होगा, -411 किलोजूल पर मोल। स्टेप 2 में हम देखते हैं स्टेप वाइज कॉम्बिनेशन में, जिसमें एक एक स्टेप कर कर हम बात करेंगे। पहली ऊर्जा हमारी कहलाती है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन मतलब ऊर्ध्वपातन ऊर्जा। तो ऊर्ध्वपातन ऊर्जा के अंदर हम सोडियम सॉलिड है, ये सोडियम गैस के अंदर परिवर्तन होता है और इसके लिए ऊर्जा हमें 108.7 किलोजूल पर मोल, ये हमें ऊर्जा चाहिए इसको परिवर्तन करने के लिए, इसलिए पॉजिटिव में है। तो यहाँ पे ऊर्जा दी जाती है, एब्जॉर्ब होती है इसके अंदर। दूसरे स्टेप में आप देख रहे हैं कि क्लोरीन के जो मॉलिक्यूल हैं वो हाफ Cl2 से क्लोरीन एटम गैसियस फॉर्म में टूट रहे हैं, तो इसमें डिसोसिएशन है, ऊर्जा ऊष्मा कहलाती है। और ये डिसोसिएशन ऊष्मा वियोजन ऊर्जा भी कहते हैं, जिसकी एनर्जी +1 to 1.4 किलोजूल पर मोल है। यहाँ पर भी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, एनर्जी दी जा रही है। स्टेप 3 में सोडियम आयन जो है आपका, ये सोडियम आयन एक इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है और सोडियम एटम जो गैसियस फॉर्म में सोडियम आयन में परिवर्तन हो रहा है, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। इसे हम क्या बोलते हैं, आयनन ऊर्जा, आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी, जो आपकी पॉजिटिव में है क्योंकि यहाँ पे ऊर्जा दी जा रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, 502.0 किलोजूल पर मोल।
तो 3 कंडीशंस में आपकी ऊर्ध्वपातन ऊर्जा में, आयनन ऊर्जा में और वियोजन ऊर्जा के अंदर तीनों में आपको एनर्जी दी जा रही है। ये पॉजिटिव में आ रहा है। स्टेप 4 में फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन आयन बनता है। ये क्लोरीन गैसियस एटम अब एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्लोराइड आयन गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, जिसके अंदर हम इसको इलेक्ट्रॉन बद्धता यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के द्वारा दर्शाते हैं। और ये है आपकी माइनस में 354 किलो जूल पर मोल। यहाँ पे ऊष्मा निकल रही है, ध्यान रखिएगा। तो इसे हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। चौथे स्टेप 5 में अब इन सबसे जो सोडियम आयन आपका बना ये वाला और ये जो क्लोराइड आयन बना आपका, ये दोनों आपस में मिलकर एक क्रिस्टल की संरचना करते हैं जिसे हम NaCl बोलते हैं, NaCl सॉलिड। इसमें कितनी ऊष्मा निकलेगी वो हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताते हैं। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सोडियम एटम जो आपका है वो सब्लिमेशन एनर्जी के द्वारा उधर पातन ऊष्मा के द्वारा एनर्जी इसको दी जाती है 108 किलो जूल पर मोल। तो सोडियम गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। फिर आपकी आयनन पोटेंशियल जिसे हम कहेंगे आयनन ऊर्जा और आयनाइजेशन पोटेंशियल, ये भी अगेन दी जा रही है इसको, और गैसियस से ये आयन के फॉर्म में बन रहा है, सोडियम गैसियस आयन फॉर्म। यह क्लोरीन मॉलिक्यूल है गैसियस फॉर्म में, ये क्लोरीन एटम की अवस्था में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर डिसोसिएशन हो रही है, ये चीज ऊष्मा दी जा रही है, इसे पॉजिटिव में 122 किलो जूल है। फिर आपका क्लोरीन गैसियस एटम क्लोराइड गैसियस आयन में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पर एफिनिटी एनर्जी कहलाती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता जो आपकी है माइनस में ये निकलती है, रिलीज होती है -349 किलो जूल पर मोल। अब अंत में जो सोडियम गैसियस आयन बना, क्लोराइड गैसियस आयन बना, ये दोनों मिलकर एक क्रिस्टल का निर्माण करते हैं जिसे हम NaCl सॉलिड बोलते हैं। और इसके अंदर ऊष्मा हमारी जो निकलती है वो निकलती है -788 किलो जूल पर मोल। ये पर्टिकुलरली ग्राफ इसमें आपको टेबल में देख रहे हैं आप इस स्लाइड के अंदर कि सोडियम सॉलिड गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो सब्लिमेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी we can say, half dissociation energy, electron affinity, ionization potential, this is electron affinity। इसको कंप्लीट यहाँ पर दर्शाया गया है। आप इस तरह से बनाकर अपनी और किसी दूसरे क्रिस्टल की भी ऊर्जा को निकाल सकते हैं। ये उदाहरण आपका NaCl का है। यहाँ पर हमने पोटेंशियल एनर्जी को समझाया है कि कैसे पोटेंशियल एनर्जी के अंदर परिवर्तन होता है जब दो Na और Cl आयन आपस में आकर मिलते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि समस्त पड़ोसी आयनों के बलों को ध्यान में रखते हुए क्रिस्टल की उपस्थिति किसी आयन की स्थित ऊर्जा बताने के लिए, पोटेंशियल एनर्जी समझाने के लिए हम एक समीकरण जो पहले हम देख चुके हैं मैक्सवेल कांस्टेंट के अंदर -AE² Z² + BE² dN है ना, जिसमें A हमारा मेंडेलियन स्थिरांक होता है, B हमारा प्रतिकर्षण गुणांक होता है और Z हमारा आयनिक आवेश होता है। और ये अलग अलग Ca, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए आदि के लिए अलग अलग जाना जाता है। और इससे हम पोटेंशियल एनर्जी के द्वारा इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द Na और Cl आयन फॉर फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स। अब हम दूसरी क्लास में हैसेस लॉ पढ़ेंगे। आज के लिए आपका यही लेक्चर है, आप इसको अच्छे से तैयार करिएगा, इसके कुछ उदाहरण करिएगा जिसमें आप निकाल सकते हैं एवोगैड्रो नंबर। ऑल थैंक यू टू ऑल, हैव ए नाइस